में से? हाँ ठीक है, ओके। बस वो आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है, चलो ठीक है। तो चलो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आज हम लोग ना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। बट फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलेशन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम होता है ना वो होता है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पहले तो हमें ये समझना होता है कि सेट्स क्या होता है, उसके बाद हम समझते हैं कि रिलेशन क्या है, एंड देन फंक्शन क्या है। तो आप लोगों को पता है ये सेट्स एंड रिलेशन क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो जरा मैं ये देख लेता हूं कि मैं एक छोटा सा, बस खाली चेक कर लेता हूं कि अच्छे से पता है कि नहीं। मैं एक छोटा सा एक सेट दे देता हूं, लेट्स से 1 2। माय क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। बताइए। अब एक काम करो ना, 4 क्या क्या? एम्प्टी सेट, एक सेट जिसमें 1 एलिमेंट हो, एंड अनदर सेट विद ओनली 2, एंड अनदर सेट विद 1 and 2. परफेक्ट, ठीक है, That is the set A itself. चले, ठीक है, ओके। अब देखो, सेट ए है 1 2 3, एंड सेट बी है ए बी सी। माय क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए आर बी, मतलब रिलेशन ए टू बी। अगर बी आर ए लिख दूंगा, एक मिनट, अगर बी आर ए लिख दूंगा तो रिलेशन फ्रॉम बी टू ए माना जाएगा। तो दीज टू आर नॉट इक्वल, दीज टू आर डिफरेंट। तो माय क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कितने रिलेशन 2 होंगे? is to 9. 2 raised to 9. 2 रेज टू 9, 2 रेज टू 9, परफेक्ट है। चलो ये समझ में आ रही है बात। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। तो देखो, फंक्शन पढ़ने के लिए हम रिलेशन समझते हैं। अब रिलेशन का ही नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो फंक्शन है। मतलब ये होता है कि ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। रिलेशन से ही फंक्शन जाते हैं। रिलेशन अगर है तो हो सकता है, जैसे नॉर्मल लाइफ में भी रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है तो और फ्रेंडशिप होती है, और भी आगे बातें बढ़ती है। तो काइंड ऑफ वही एग्जांपल कि अगर रिलेशन है, अच्छा 2 पीपल वेटिंग इन दी, एक मिनट, वेटिंग रूम किधर है? वेटिंग रूम, आदित्य 2 बार है क्या? आदित्य वड़ावकर 2 बार है क्या? यस सर। अच्छा, 2 क्यों? सर कंप्यूटर में से मेरी आवाज आपको आएगी नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है। तो फंक्शंस में ये हो गया हमारा कि देखो, जितने भी रिलेशन होते हैं ना वो सब फंक्शन नहीं होते हैं, है ना। कुछ रिलेशन ही फंक्शन होते हैं, और कौन फंक्शन होगा कौन फंक्शन नहीं होगा वो हम पता कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, इसको ये सेट ए है और ये लेट से सेट बी है। तो ए में कुछ कुछ है एलिमेंट, मान लो कि 1 2 3 4, और बी में कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई। पहली बात तो ये होना चाहिए कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो दोनों सेट है ना, दोज हैज टू बी नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होना चाहिए ना, तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए दोनों। देखो अब मुझे, जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ना ये रिलेशन, तो इस केस में हम लोग रिलेशन तो पढ़ चुके हैं, तो हम डिफाइन करेंगे फंक्शन। फंक्शन कैसे? ए टू बी, ये देखो ए एफ बी अलग बात होती है, बी एफ ए अलग बात होती है। ये होती है ए से बी का फंक्शन और ये बी से ए का फंक्शन, दीज टू आर नॉट सेम। तो हमें ए से बी में फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहला जो प्रीरिक्विजिट क्राइटेरिया है वो है कि ए एंड बी को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसमें एलिमेंट होना ही चाहिए, तभी तो मैपिंग होगा उसको। फंक्शन बोलो या मैपिंग बोलो, बोथ आर सेम थिंग। फंक्शन बोलो या मैपिंग बोलो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। अब देखो, दूसरा जो कंडीशन होता है ना
कि none of the element of A will remain unmapped. अगर तुम लोग को लिखना है तो लिखते चले जाओ, none of the elements of set, पहला ये जो पहला वाला सेट होता है ना उसका remains unmapped। मतलब ये हो गया कि देखो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा ना, हम लोग पढ़े होंगे, जैसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ते हैं ना कि ए एक सेट होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट में x इज द एलिमेंट सच दैट x फॉलोज सम रूल, कुछ कंडीशन डालते हैं ना, वैसे ही बाय सम कंडीशन सम रूल, एनी ऑफ द रूल ए का एलिमेंट जो है मस्ट बी कनेक्टेड टू द एलिमेंट्स ऑफ बी, राइट, कुछ ना कुछ रूल तो होगा। तो मान लो किसी न किसी रूल के हिसाब से अगर मैं इसको मैपिंग करता हूं कि ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से मैपिंग करता हूं, तो लेट्स से मान लो कि इसको ऐसे मैपिंग कर देता हूं, इसको ऐसे मैपिंग करते देता हूं और इसको ऐसे मैपिंग कर देता हूं, तो पॉइंट ये आता है कि क्या ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंड रूल तो इसने वायलेट कर दिया ना, क्या कि नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रिमेन्स अनमैप्ड। बट यहां पे देखो ए का एक एलिमेंट अनमैप्ड है, ए का एक एलिमेंट अनमैप्ड है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन, करेक्ट। अब बात क्या होता है कि देखो थर्ड रूल एक और कहता है कि x की, देखो अब एक बात समझो, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इमेज, और इसको क्या कह देते हैं, प्री इमेज। ये प्री इमेज कहलाता है और ये इमेज कहलाता है। तुम एक मिनट के लिए इसको x बोल दो और इसको तुम एक मिनट के लिए y बोल दो, जो गलत है बट अभी के लिए बोल दो तुम इसको y। जैसे हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसमें क्या होता है, x जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पता है ना। तो इस फंक्शन में क्या, फंक्शन कैसे भी हो सकता है ना, जैसे मान लो कि x स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसमें अगर x का वैल्यू हम डिफरेंट x का वैल्यू डालेंगे तो वील गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो x इज कॉल्ड इनपुट एंड y इज कॉल्ड आउटपुट। तो मतलब ये हो गया कि x का ये वैल्यू अगर 1 डालोगे तो y का कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगा, आउटपुट कुछ न कुछ तो आएगा, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो वैसे बात है फंक्शन की, अगर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफाइंड फंक्शन ही पढ़ेंगे, अनडिफाइंड फंक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं अभी हम। तो मान लो कि अब यहां पे बात ये आ जाती है कि अगर मान लो x का एक वैल्यू है, x के कुछ वैल्यू ले लो, मान लो कि x का वैल्यू तुम लेते हो 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 5। अब बात ये आती है कि अगर x हम बदलेंगे, x अगर हम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली y चेंज होगा, करेक्ट। x हम चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, है ना। इसका मतलब थर्ड रूल ये कहता है कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ x देयर वॉन्ट बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ y। मतलब क्या हो गया कि x के एक एलिमेंट के लिए y का एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबल नहीं है ना कि अगर कोई फंक्शन लोगे ना, अगर यहाँ पे x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा, है ना। तो यूनिक वैल्यू ऑफ x के लिए y का आना चाहिए यूनिक वैल्यू। हाँ, ऐसा हो सकता है कि x के दो वैल्यू के लिए, मतलब अगर मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 1 डाला तो y 2 आया, मैं x इक्वल टू -1 डालता हूं तो y अगेन -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2, तो x के दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y सेम आ सकता है। इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में कि क्यों आ रहा है सेम, बट x के एक सिंगल वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू नहीं आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि इसका एक से ज्यादा एलिमेंट इसके किसी एक एलिमेंट से मैप्ड नहीं होना चाहिए। क्या मतलब कि अगर मान लो 1 a से मैप्ड है और 2 भी a से मैप्ड है, 3 c से मैप्ड है और 4 लेट से e से मैप्ड है। अब हम अगर मैं पूछूं कि क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है फंक्शन। चेक करते हैं कैसे, क्यों नहीं है। पहली बात तो हम देखेंगे, पहला रूल, क्या a और b एम्प्टी है ना, नहीं है, चलो ठीक है, रूल सही है।
दूसरा हम चेक करते हैं क्या ए का कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड है, नहीं मैप्ड है, तो ये भी सही है। तीसरा चेक करते हैं क्या इसमें एक्स के किसी क्या बोल रहा हूं, गलत बोल दिया मैंने, एक मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया। अब ये सही है। फॉर सेम वैल्यू ऑफ एक्स देयर वोंट बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ वाई, ये बोला। तो अब ये देखते हैं कि क्या एक्स के एक वैल्यू के लिए क्या वाई का दो एक से ज्यादा वैल्यू है, हाँ है ना। एक्स के इस वैल्यू के लिए वाई का ये वैल्यू भी आ रहा है और वाई का ये वैल्यू भी आ रहा है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अगर एक्स तुम यूनिक रख रहे हो तो वाई भी यूनिक ही होगा ना। ऐसा तो ही ना है कि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 डालूंगा तो y तुमको 3 भी आएगा और y 5 भी आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात समझा यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मतलब फंक्शन होने के लिए 3 कंडीशन हो गया। फंक्शन तभी डिफाइंड होगा a टू b कि जब a एंड b नॉन एम्प्टी हो, a का हर एक एलिमेंट मैप्ड हो b के एलिमेंट से। हाँ, इसमें ये जो b है ना, इसमें तुमको जो एलिमेंट्स है ना, इट कैन रिमेन अनमैप्ड, नो प्रॉब्लम इन दैट। आगे बात करूंगा उसके बारे में। ये अनमैप्ड हो सकता है, इसका एक भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होगा। क्यों ऐसा? तुम लोग क्वेश्चन पूछा नहीं अभी तक, क्यों सर ऐसा? इसका अगर अनमैप्ड हो सकता है तो इसका क्यों नहीं? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अब फंक्शन है तो ये जो वैल्यू होता है ना, पहला वाला वैल्यू, वो x का वैल्यू लेता है, और ये जो वैल्यू होता है वो तुम इसको y का वैल्यू बोल दो, आउटपुट। मतलब एग्जैक्टली y नहीं है, मतलब वो उससे y से ही बड़ा होता है, बट पॉसिबल आउटकम है ये, ऑल पॉसिबल आउटकम है आउटपुट, ये इनपुट है। अब देखो अगर मान लो कि मैं ऐसा कहता हूं कि चलो ये 4 अनमैप्ड है। 4 अनमैप्ड होने का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ना जिसके लिए मैं डिस्कस कर रहे हैं हम वो फंक्शन इस 4 पे अनमैप्ड ही नहीं, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 डालोगे तो कुछ आ रहा है, इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 डालोगे तो कुछ आएगा, इस फंक्शन में x इक्वल टू 3 डालोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। बट इस फंक्शन में x इक्वल टू 4 डालने पे क्या आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बताया नहीं गया ना कि इससे है या इससे है, बताया नहीं गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। तो जो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो हम काहे पढ़े? अगर फंक्शन इस वैल्यू को डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन नहीं हुआ ना, फिर तो एग्जिस्ट नहीं किया ना। इसीलिए इसका हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए। अब देखो, अब ये तो हो गया प्योर थ्योरेटिकल चीज हो गया, ये तो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको आइडेंटिफाई करना। जो बेस्ट तरीका है ना कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, वो है ग्राफिकल। देखो तुम लोग को एक बात बता देता हूं, अगर तुम लोगों को जेई में अच्छा स्कोर करना है ना तो तुम लोगों को ग्राफ सीखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑन ग्राफ, बढ़िया कंट्रोल होना चाहिए, उससे तुम्हारा जो लाइफ है ना बहुत आसान हो जाएगा, मैथ तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। ग्राफ एकदम सीखना जरूरी है। जैसे मान लो कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनी रिलेशन टू बी ए फंक्शन और नॉट, टू बी ए फंक्शन और नॉट। कैसे हो, कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, कैसे पता करेंगे? उसके लिए एक रूल होता है, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। एक और होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग, वो इसके लिए नहीं होता है, वो होता है आगे कि किस टाइप का फंक्शन है, हम बात कर लेंगे उस पर। तो ये होता है वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। क्या कहता है ये? जैसे मान लो मैं बोल देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये किसका इक्वेशन है, पहचानते हो? सर्कल का। सर्कल का कुछ तो ठीक है, चलो अभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सर्कल का सेंटर कितना है? ओरिजिन है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर नहीं पता हो तो चलता। अब ये सर्कल है, मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये फंक्शन है? इज इट ए फंक्शन? कैसे पता करोगे? अरे सर ने तो बताया था कि ये डेटा डालो, वो डेटा डालो, ये एरर्स मैपिंग करो, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है इधर। वो करते करते इंसान पागल हो जाएगा, उसमें फंक्शन पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेस्ट तरीका है ग्राफ। सर्कल का ग्राफ बनाया, क्या कह रहा है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहां नहीं, यहां क्यों करूंगा? ग्राफ यहां है ही नहीं, ग्राफ यहां है, तो मैं वहां करूंगा, ग्राफ के पास यहां कर देता हूं। ठीक है, बात आती है अब मैं कैसे समझूं
कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है। तो देखो, इफ द वर्टिकल लाइन intersect the curve at more than one point, then it is not a function। क्या करना है अपने को, जो भी हमको रिलेशन दिया है, मतलब जो भी इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन का, जैसे सर्कल है ये भी, उसका ग्राफ बना देंगे। बना दिया, और जहां पे जिस भी एरिया में ग्राफ है, उसी एरिया में एक वर्टिकल लाइन, मतलब वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उसी एरिया में हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा, मोर देन वन पॉइंट पे कट करा, तो वो फंक्शन नहीं है। देखो तो, यहां पे कट किया और यहां पे कट किया, इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। इसका रीजन क्या है? अच्छा, अभी तक जितना मैंने बोला, अभी तक जितना मैंने बोला वो समझ में आया? यस सर। अब पलक, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, बोलो। सर आप रीजन पूछना चाहते थे ना, वो मैं बताई थी। हाँ, क्या रीजन है बताओ। सर अगर हम x की एक वैल्यू डालेंगे तो y की दो वैल्यूज आएगी, जो आपने कहा नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट, ऑसम ऑसम। आदित्य, समझ में आया बात? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, यही रीजन है। एक्सेलेंट। अगर इसको तुम लिखना है तो लिख लो, और नहीं लिखना है तो बोलो, तो आगे चलते हैं। बता देना जब लिखा हो जाए तो। क्या हो गया, बाकी बच्चे आए क्यों नहीं है? मतलब काफी बच्चे हैं ना, 10-15 बच्चे हैं ना। यस सर। संडे मस्ती कर रहे हैं क्या सारे के सारे? पता नहीं सर। आना चाहिए था उनको, मतलब कम टाइम है अपने पास, अराउंड 1 ईयर तो भूल ही जाओ ना। इसी साल दिसंबर तक ही समझो, क्योंकि वो दिसंबर भी क्यों समझ रहे हो, अक्टूबर तक ही समझो, क्योंकि उसके बाद तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन होगा, बहुत टेंशन हो जाता है। थोड़ा अगर सीरियसली कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मस्ती कर, संडे की छुट्टी का दिन है। बताना हो जाए तो, लिखा हो तो। डन सर। ठीक है, दो रिलेशन दे रहा हूं, बताओ इसमें से कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है या ये फंक्शन? फर्स्ट वन इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, क्यों ऐसा? सर x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आएगी। अब तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा पैराबोला होता है, वर्टिकल लाइन। यस सर। देख लो, दो जगह कब कट किया, नॉट ए फंक्शन, नॉट। ये ग्राफ कैसा होगा बेटा, ऐसा? यस सर। ठीक से देखो, ठीक बनाया मैंने ग्राफ? सर ठीक से देखो, क्या मैंने ग्राफ ठीक बनाया? वर्ड्स क्या बोल रही हैं आप? सर नीचे ओपन होगा ना। क्या बोल रही हो? तुम्हारा सर नीचे ओपन होगा। क्यों? सर फोकस नेगेटिव है ना, वेरी गुड, माइनस। वेरी वेरी गुड। यहाँ नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन होने का मतलब माउथ ओपन डाउनवर्ड, इसीलिए मैंने पूछा। अब यहाँ पे इस ग्राफ पे देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट एक पॉइंट पे कट किया, यस। कहीं भी देख लो ना, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कहीं भी देख लो एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यस, दिस इज ए फंक्शन। बेस्ट तरीका है फंक्शन पता करने का, ठीक है।
अब देखो, अब अभी हमने फंक्शन की बात तो कर ली है। तो देखो, जैसे मान लो ये a, फिर उसी पे आते हैं हम लोग, और ये b, यहां पे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन है, सारा रूल फॉलो करेगा। अब यहां जो एलिमेंट है, लेट से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये a है, ये b, ये c, ये d, ये e। अब देखो, इसको कहते हैं इमेज, दिस इज कॉल्ड इमेज, एंड दिस इज कॉल्ड प्री इमेज। मतलब इस एलिमेंट का इमेज ये हुआ, इस एलिमेंट का प्री इमेज ये हुआ। तो देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को हम लोग डोमेन कहते हैं। नाम सुना है डोमेन का? डोमेन मतलब होता है all values of x for which function is defined। मतलब जैसे मान लो कि मैं एक फंक्शन देता हूं fx इक्वल टू 1 अपॉन x। मैं कहता हूं कि इस फंक्शन का वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 1। अभी डोमेन पे और बात करेंगे, बट थोड़ा सा एक बता देता हूं। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1 1। मैं कहता हूं इस फंक्शन का वैल्यू बताओ 0 पे, तो तुम कहोगे सर x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 1/0 इंफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। एक्चुअली अनडिफाइंड इज नॉट इंफिनिटी। अगर तुम जाओ ना मैथमेटिक्स की तरह डीप में जाओ ना, तो इंफिनिटी इज नॉट एक्चुअली अनडिफाइंड, बट द वे वी हैव टू फाइंड सम वे ना टू रिप्रेजेंट अनडिफाइंड, सो वी यूज इंफिनिटी। इसके बाद हम लोग लिमिट में करेंगे। इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर x को 0 पुट करता हूं ना, इस फंक्शन का कुछ बढ़िया वैल्यू नहीं आ रहा है, अटपटा वैल्यू आ रहा है। मतलब इस वैल्यू पे तो हम क्या कहेंगे कि x के इस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब फंक्शन डज नॉट गिव यू द करेक्ट गुड आउटपुट। मतलब फंक्शन इस वैल्यू, इस x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं आ रहा है। मतलब फंक्शन के जो डोमेन है ना, मतलब x के इस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन मतलब होता है कि ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन एग्जिस्ट। मतलब x का वो सारा वैल्यू जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि फंक्शन कैन गिव यू करेक्ट रीडिंग, करेक्ट आउटपुट। तो अपार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि देखो ये अगर x नीचे है तो खाली हमें क्या देखना होता है कि डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अपार्ट फ्रॉम 0 एवरीथिंग एल्स इज एक्सेप्टेबल। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ना, दैट विल बी ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो इसको कहते हैं डोमेन। तो यहां जो x का वैल्यू आता है ना, ये डोमेन कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? रेंज। सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. नहीं, सही नहीं बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, रेंज नहीं। ये डोमेन कहलाया, ये कोडोमेन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। देखो, जैसे मान लो फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, 1 पे a, 2 का लेट से b, x के दो वैल्यू के लिए हम इसका इमेज सेम हो सकता है। तो चलो मैं ऐसे कर देता हूं। फंक्शन है, यस बिल्कुल फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। अब डोमेन क्या हुआ? इसका जो डोमेन हुआ बच्चे लोग, वो हो गया तुमको 1 2 3, ये वाला। अगर मैं इसका कोड डोमेन देखूंगा, तो कोड डोमेन मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेक्शन, ए बी सी डी ई, ये सारे को ना, इस पूरे को हम लोग कोड डोमेन कहते हैं। और रेंज क्या हुआ? रेंज मतलब बेसिकली आउटपुट। आउटपुट मतलब x इक्वल टू 1 डाला तो तुम्हें क्या आया? a। x इक्वल टू 2 डालो तो क्या आया? b। x इक्वल टू 3 डालो तो क्या आया? b। तो आउटपुट क्या हुआ? a b। तो रेंज जो हो जाएगा ना, वो a b हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि रेंज जो होता है ना, वो आउटपुट कहलाता है। x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालने पे y का क्या वैल्यू आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। अब यहां से तुम एक बात कह सकते हो कि जो रेंज होता है ना, वो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कोडोमेन के बराबर। कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन बड़ा होता है, रेंज उसमें कम होगा। या एक केस ऐसा आता है जब फंक्शन ऑन टू होता है, आगे बात करेंगे, तब रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है। मतलब रेंज क्या हुआ कि ये जो y का वैल्यू, मतलब y मतलब बोलो ऐसे, b का जो वैल्यू है ना, इसमें कौन कौन सा वैल्यू मैप्ड है।
x के सारे वैल्यू के लिए इनमें जो जो वैल्यू मैप्ड है ना उसी को बोलेंगे ना कि x इक्वल टू 1 डालेंगे तो a आएगा, x इक्वल टू 2 या 3 डालेंगे तो b आएगा, मतलब आउटपुट हमारा a एंड b है, तो ये हमारा रेंज होगा। बोलो समझ में आया बात कि नहीं आया? समझ में आया। इसमें कुछ लिखना है या आगे चले? डन सर। आदित्य लिख लिया तुम भी? So can you share the PDF? आलसी, इसका पीडीएफ बनेगा क्या? मतलब मैं जूम नहीं यूज किया हूं, मैं तो ऐसे बच्चों को, अपने बच्चों को गूगल मीट पे पढ़ाता था, और या मेरा अपना जो ऐप है वो ऐप पे पढ़ाता हूं मैं, तो गूगल मीट मतलब ये जूम यूज नहीं किया, तो इसका पीडीएफ बनता है क्या? पता नहीं सर। क्यों, थका है क्या? बहुत खेल के आया है क्या? चलो कोई बात नो नहीं, सर। नहीं लिख रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, देख लेना, अपना देखना होगा तो। ठीक है कोई बात नहीं, चलो लिखना चाहिए हमेशा, जब टीचर पढ़ा है ना, अगर तुम सीरियसली कुछ कर रहे हो ना तो यू ऑल्सो हैव टू शो सम सीरियसनेस, राइट? दिस इज द गुड एटिकेट एक्चुअली, बट ठीक है चलो। अब आते हैं हम लोग, हम ये तो समझ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन, या इसी को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो होता है ना उसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन, या इसको हम लोग इंजेक्टिव बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन, 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अब कैसे डिफाइन करें 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन को? देखो, जैसे मान लो ये a से b हुआ और ये फंक्शन है, ये 1 2 3, ये a b c d e कुछ भी है, कितना भी, जैसे कि नाम ही कह रहा है कि 1-1, x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये किसी एक को 1-1 मतलब x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आना चाहिए, दिस इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं तो एक यहां पे एक रूल आ जाता है। क्या रूल आ जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। अब ये नाउ इट विल टेल यू कि दिस फंक्शन इज 1-1 और नॉट। क्या होता है इसमें? देखो, जैसे मान लो कि मैं कह लेता हूं कि y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कुछ, अरे एक मिनट, ठीक है, यही ग्राफ होता ना y इक्वल टू एक्स क्यूब। गलत बनाया ग्राफ मैंने, ये ग्राफ होता है ये, ठीक है, मैंने y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ बना दिया। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग पास कर रहा है। अब एक, अगर मुझे ये पता करना है कि क्या ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे कहीं भी। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस पूरे कर्व को किसी एक पॉइंट पे ही कट करे तो वो 1-1 फंक्शन होगा। एंड इफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन intersect the curve more than one point, then that will be many one function.
कोई फंक्शन 1 1 कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग वो पास करेगा। तो ग्राफ क्या करो, इस कर्व का, इसका जो ग्राफ बनाओ, जो भी फंक्शन होगा, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करे, मात्र एक पॉइंट पे, एक से ज्यादा नहीं, तो वो 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तुम्हारा एक तरीका हुआ पहचानने का कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ये बात समझा? यस सर। नोट करो इसको भी, इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। डन सर। आदित्य ने बोला, लिख रहा है आदित्य, वेरी गुड, यस वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया पहचानने का, बेस्ट तरीका। मेरी बात ध्यान से कान में रख लो मेरी बात। ग्राफ जो ग्राफिकल अप्रोच है ना, वो इजीएस्ट वे होता है। ठीक है, एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका बताता हूं कि सेकंड तरीका क्या है ये पहचानने का कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सेकंड मेथड यूज होता है बट बहुत कम यूज होता है। अच्छा नहीं, सुनो, सेकंड मेथड बाद में बताऊंगा, पहले सेकंड मेथड कह देता हूं, बाय डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट अप्रोच है ये डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना थोड़ा बहुत? यस। हाँ देखो, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, और मुझे ये पता करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। एफ डैश एक्स आए। अब इसमें देखो, इसमें दो बातें हो सकती है, दो बातें क्या, चार बातें हो सकती है। या तो ये पॉजिटिव हो जाए, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, या तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, या लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। क्या होगा कि हम सबसे पहले फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। उसके बाद उसका जो डिफरेंशिएशन, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, जो भी उसका निकल के आएगा ना, उसका नेचर आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, या लेस देन इक्वल टू 0 होगा, जो वगैरह वगैरह जो भी है। देखो, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सबका एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम लोग सिंपल बोल देते हैं इंक्रीजिंग, इसको हम लोग सिंपल बोल देते हैं इंक्रीजिंग। ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये होता है सिंपल डिक्रीजिंग। इसमें स्ट्रिक्टली नहीं लगाते। अब इसका कारण क्या है, देखो क्या होता है कि क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि एक ग्राफ बनाते हैं, कोई फंक्शन है, और वो फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब उसमें कंडीशन है कि भाई तुम इंक्रीज करते ही जाओगे, एकदम स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट कंडीशन, इंस्ट्रक्शन है कि तुम इंक्रीज करते ही जाओगे। मतलब ये ग्राफ अगर मैं बोलूं जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब या कुछ भी, y इक्वल टू एक्स ग्राफ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? देखो यहाँ बढ़ रहा है, 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 बढ़ता चला जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मतलब किसी भी ग्राफ, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब यहां पे हो जाएगा तुमको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। दूसरा केस देखो, मैं कहता हूं कि एक ग्राफ, जैसे मान लो कि y इक्वल टू कोई भी लाइन मान लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट मैं दूसरा केस डिस्कस करना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से कांस्टेंट कर देता हूं और फिर इंक्रीज कर देता हूं। अब यहां पे क्या होगा कि जो एफ डैश एक्स है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? देखो ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो कर रहा है। अब देखो एफ डैश एक्स मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, ये 0 हो जाना,
अब किसी भी फंक्शन को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो dy बाई dx आता है। बेसिकली ये होता है क्या, ये होता है तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किसी लाइन का अगर स्लोप 0 हो जाए, इसका मतलब वो लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये बात समझते हो ना? यस सर। यस। इसका मतलब तुम यहां पे देखो, यहां से लेकर के यहां तक तो ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट यहां से यहां तक रुक जा रहा है, ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये रुक जा रहा है। तो इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जा रहा है। क्या ये डिक्रीज कर रहा है? ना, डिक्रीज भी नहीं कर रहा है। इंक्रीज नहीं कर रहा है तो डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, हाँ रुका हुआ है, कांस्टेंट है, और फिर इंक्रीज करने लगता है। तो इसको हम सिंपल बोल देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ना एक्स का, एक्स के इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू के बीच में ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, सिंपल इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्यों? डिक्रीज भी तो नहीं कर रहा है ना, तो सिंपल इंक्रीजिंग बोल देंगे। आया बात समझ में इतना? यस। सिमिलरली अगर मैं दो ग्राफ और बना दूं एफ डैश एक्स, तो ये ग्राफ को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया जब लेस देन 0 हो, और ये एफ डबल डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो वही देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इस तरीके से, है ना? अब बात ये आती है कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1-1 फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। देखो जरा इस केस में देखो, इस केस में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हो तो कहीं भी कर लो, पूरे ग्राफ में कहीं भी कर लो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग है ना, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यस दिस इज 1-1 फंक्शन। इस पे कर लोगे, यस दिस इज 1-1 फंक्शन। नहीं रुक जाओ, जरा इस रीजन में करो तो देखो, इस रीजन में ग्राफ पहले से ही कांस्टेंट था और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐसा हुआ, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ग्राफ का जो ये वाला पोर्शन था, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है, देख रहे हो ओवरलैप कर गया एक दूसरे पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दिस इज नॉट 1-1। सिमिलरली दिस इज 1-1, दिस इज नॉट 1-1, सेम रीजन। मतलब अगर कोई फंक्शन को 1-1 होना है तो दैट फंक्शन हैज टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा दैट हैज टू बी ईदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। देयर इज नो nothing like no equality cannot hold। आया बात समझ में? ये बात यस। नोट कर लो। डन सर। आदित्य लिख लिया? राइटिंग सर। डन सर। ठीक। इस ये मेथड 2 हो गया। एक मेथड और होता है, वो भी यूज होता है बट बहुत कम यूज होता है, तो वो सीख लेंगे तो अच्छी बात है। उसको मेथड 3, उसका नाम क्या है कुछ, लेट्स से
एनालिटिकल मेथड बोल दो, एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या होता है एक बात समझो। अच्छा, इस मेथड को डिस्कस करने से पहले तुम लोग को मैं एक बात सिखाता हूं कि देखो, जैसे मान लो कि एक मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लेता हूं, कुछ यूं देखो बढ़ रहा है हर जगह। तो कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो सीधे इंक्रीजिंग पे ले लो बात। अगर मान लो ये x1 बात देखो, तो x1 पे ये फंक्शन का वैल्यू ये होगा, लेट्स से कुछ f x1। अब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे तुम x1 को क्रॉस करके आगे आओगे, इस फंक्शन का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए, या जैसे तुम इस फंक्शन को, या जैसे तुम इस पॉइंट के पीछे जाओगे, जैसे इस फंक्शन के तुम पीछे इस पॉइंट के पीछे जाओगे, तो फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं आगे आ जाऊं x2 पे, तो यहां पे फंक्शन का वैल्यू कुछ fx2 हो जाए। तो एक बात देखो, अगर x1 छोटा है x2 से, मतलब x2 अगर बड़ा है x1 से, तो वहां से देखो तो फंक्शन का वैल्यू भी x2 पे फंक्शन बड़ा है फंक्शन का वैल्यू एट x1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई तुम्हारे पास इनइक्वालिटी दे दे x1 इज लेस देन x2, और कोई बोल दे कि y इक्वल टू fx एक फंक्शन है जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, या इंक्रीजिंग फंक्शन में भी काम चल जाएगा, इक्वालिटी लगा देगा तब। तो अगर मान लो उस फंक्शन का डेफिनेशन तुमको इनइक्वालिटी में लगाना है, तो सिंपल तुम ऐसे लगा सकते हो, fx1 इज लेस देन fx2। मतलब इस इनइक्वालिटी पे अगर तुम फंक्शन, इफ यू वांट टू अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ना, तो इनइक्वालिटी वोंट चेंज। बट अगर वही की चीज तुम यहां पे देखो, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, अब तुम देखो यहां से x1 पे इसका वैल्यू देखो कितना है, fx1। x2 पे इसका वैल्यू कितना है, fx2। यहां से हमको देख के लग रहा है कि x1 जो है वो छोटा है किससे, x2 से। ऑब्वियस सी बात है ना, अलोंग x एक्सिस पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, तो x2 बड़ा होगा x1 से। बट यहां ऊपर देखो तो क्या है, ऊपर में दिख रहा है कि fx1 बड़ा है, fx2 छोटा है ना, fx1 बड़ा है, fx2 छोटा है। देखो तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गया। मतलब अगर कोई इनइक्वालिटी तुमको दे दिया इस तरीके से, और बोल दिया कि y इक्वल टू fx जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर तुमको डेफिनेशन अप्लाई करना होगा, अप्लाई करो डायरेक्ट, बट इनइक्वालिटी को चेंज कर दो। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो इनइक्वालिटी चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आया बात? यस सर। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत यूज होगा। आदित्य, तुम्हें कितना मार्क्स आया मैथ में आज? आदित्य 25 sir. इतना कम मार्क्स तुम दोनों को क्यों आया? क्या मैं जान सकता हूँ कि मतलब क्यों ऐसा, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? क्योंकि एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या दिक्कत है, तभी जाकर के इम्प्रूवमेंट होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं
कि क्वेश्चन पेपर टफ था? सर हाँ हाँ, सर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती तो वो बन जाते हैं मुझसे, पर इस पेपर में बहुत ही हार्ड हार्ड बना है शायद। पेपर हार्ड है, ओके ओके। आदित्य तुम्हारा भी यही रीजन है? यस सर। ठीक है ठीक है, ठीक, चलो लिख लिया, यहां तक चले आगे। डन सर। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि एनालिटिकल मेथड, थर्ड मेथड टू आइडेंटिफाई वेदर द फंक्शन इज वन वन और नॉट, क्या कहते हैं? देखो, अब हम ये समझ चुके हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो ये मैंने डेफिनेशन बता दिया। तो एनालिटिकल मेथड ये कहता है कि अगर इफ, एज्यूम कर लो f(x1) इक्वल टू f(x2), तुम्हें y इक्वल टू fx दिया रहेगा, इसका डेफिनेशन कुछ कुछ दिया रहेगा, तो तुम क्या एज्यूम कर लो कि फंक्शन का वैल्यू एट सम पॉइंट x1 एंड फंक्शन का वैल्यू एट सम पॉइंट x2 सेम है। फंक्शन का वैल्यू एट सम पॉइंट x1 एंड एट सम पॉइंट x2 सेम है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, अगर फंक्शन 1 1 है तो फंक्शन को या तो इंक्रीजिंग होना पड़ेगा या डिक्रीजिंग होना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। अब दो पॉइंट पे कभी भी फंक्शन का वैल्यू सेम हो सकता है क्या? अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो? नहीं ना, कम ज्यादा तो होगा ही नहीं होगा। सर। इसका मतलब अगर हमने ये एज्यूम किया है कि फंक्शन का वैल्यू एट टू डिफरेंट पॉइंट्स सेम है, इट मींस दैट वी इट मींस दैट हमें x1 इक्वल टू x2 प्रूफ करना पड़ेगा। पहला क्या करना है तुमको, एज्यूम कर लो कि फंक्शन का वैल्यू x1 पे एंड फंक्शन का वैल्यू x2 पे सेम है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। अगर ये ऐसा आया, इसका मतलब वी कैन से दैट ये फंक्शन इज 1 1। क्यों? क्योंकि फंक्शन का वैल्यू अगर सेम है और फंक्शन 1 1 है, तो दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर x1 और x2 में कोई और रिलेशन आए, देन इट इज नॉट 1 1। सो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। ये भी काम आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तुम लोग मैथ में कौन सा बुक फॉलो करते हो? सर मॉड्यूल मॉड्यूल, और जो कुछ मैं नहीं? और कुछ नहीं? और कुछ नहीं सर। सेंगेज यूज करो, सेंगेज से बढ़ के कुछ नहीं है एडवांस में। इवन एडवांस का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। लास्ट ईयर भी मेरे बच्चे को 2 डायरेक्ट क्वेश्चन सेंगेज से मिला। डेटा चेंज था, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हूबहू सेम था। सेंगेज कर लो, नोबडी विल स्टॉप यू। मॉड्यूल करो, सेंगेज करो। चलो, अब बात आती है, पहला एक फंक्शन तो हो गया 1 1। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है मेनी वन। मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ वो मेनी वन होगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। अब दिखाने के लिए दिखा देता हूं। आइए मेरे बेटा पढ़ के लियो, पढ़ो। एक सेकंड। हाँ है, प्लेइंग म्यूजिक कहाँ से आ गया? ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? अब आज जा रही है ना अभी, ठीक है ना। यस सर। यस सर। मेनी वन में क्या हो गया कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो मेनी वन होगा। तो ये कहां से आ रहा है? हट। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो फंक्शन होगा, तो जैसे मान लो कि ये और ये और ले ये, ओ सॉरी, ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ। ये अब ये क्या है?
ये एक मेन इवन फंक्शन है ना, x के एक वैल्यू के लिए ये ऐसे क्या कर दिया मैंने यार, x के ठीक, देखो x के दो वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू हो जाना, x के दो वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू हो जाना, दिस इज कॉल्ड मेन इवन। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ क्या होगा ये। नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग में क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, सो दिस इज मेन इवन फंक्शन। मेन इवन फंक्शन साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे x के इस वैल्यू के लिए भी y सेम आ रहा है और x के इस वैल्यू के लिए भी y सेम आ रहा है। इसका मतलब x के लिए सेम y आ रहा है तो मेन इवन फंक्शन हो गया, दैट्स इट, खत्म। जो फंक्शन 1 1 हो नहीं है वो मेन इवन होगा। थर्ड, ऑन टू फंक्शन। देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन के लिए ये होता है, इसका जो रेंज है ना वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। एक ही प्रीरिक्विजिट है कि रेंज हैज टू बी इक्वल टू कोडोमेन, मतलब none of the element in image, या ये वो किसी को इमेज बोलते हैं ना, remains unmapped, इसमें एक भी अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो है ना ये ऑन टू नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो बी अनमैप्ड है, ई अनमैप्ड है, ई एफ अनमैप्ड है। अगर यहाँ पे सारा का सारा मैप्ड होता हर एक, मतलब एक्स के किसी के लिए ये इसमें प्री इमेज है ही, मतलब ये मतलब ऐसा होगा कि इस हर एक इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है, तो सारे के सारे अगर मैप्ड होते हैं ना तभी हम लोग बोल सकते थे इसको कि ये ऑन टू होगा। क्यों? क्योंकि को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगा। ये इसका एक प्रीरिक्विजिट। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, और इनटू को बाइजेक्टिव फंक्शन। फोर्थ, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, इसको हम लोग ना देखो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव बोलते हैं। मतलब कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू हो, इसका मतलब ये हो गया कि उस फंक्शन को 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि वो फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर y इक्वल टू एफ एक्स को फंक्शन के बारे में पता करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो फंक्शन तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंड जो इसका रेंज होगा वो तुमको कोडोमेन के बराबर हो। तो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, यस इट इज 1 1 ऑन टू, मतलब इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि 1 1 भी है और इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करो, f r टू r, जैसे मान लो फंक्शन डिफाइन करते हैं ऐसे f a टू b, तो ये कहता है कि फंक्शन इज डिफाइंड ओवर a टू b, तो a इज डोमेन एंड b इज कोडोमेन। तो यहाँ पे डोमेन r, कोडोमेन r, इसका रेंज भी देख लो, x के हर एक वैल्यू के लिए y का हर एक वैल्यू आएगा, तो इसका रेंज भी और कोडोमेन दोनों सेम है, तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ पे? और इसमें एक लास्ट टाइप और भी है, इनटू फंक्शन, तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन इनटू होगा। इफ फंक्शन नॉट ऑन टू देन it will be into.
इतना नोट कर लो, इसमें जो भी नोट करना हो। अब तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ कि जिससे पता चलेगा कि हमने जो अभी तक पढ़ा है कुछ समझ में आया या नहीं आया। मेनली 1 1 एंड ऑन टू ही होता है। फंक्शन या तो 1 1 होगा और 1 1 नहीं हुआ तो मेनी 1 हो जाएगा। फंक्शन या तो ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं हुआ तो इनटू हो जाएगा, खत्म। अब इसमें ये बात भी आती है कि बताओ कितना 1 1 फंक्शन बनेगा, कितना मेनी 1 बनेगा, कितना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेगा, कितना ऑन टू फंक्शन बनेगा, कितना इनटू फंक्शन बनेगा, सब बता दूंगा, डोंट वरी, आराम आराम से। Done, sir. अब मेरा क्वेश्चन है fx इक्वल टू रूट एक्स, और ऑब्वियसली बात है कि रूट अगर है इसका मतलब रूट को डिफाइन होना पड़ेगा। तो ये फंक्शन इसको ऐसे डिफाइन कर देता हूं, r प्लस, मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एंड लेट्स से ऑब्वियसली बात है कि आउटपुट भी r प्लस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू। नाउ यू टेल मी कि दिस फंक्शन इज, अभी क्या ये 1 1 है, क्या ये मेनी 1 है, क्या ये ऑन टू है, क्या ये इनटू है, क्या है? मुझे पता करना है इस फंक्शन के बारे में क्या है, लेकिन इसको कभी भी नजरअंदाज मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, तो ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका को डोमेन हो जाएगा। चलो बताओ। मैं हमेशा ग्राफिकल अप्रोच को प्रेफर करता हूं, बहुत आसान होता है, तुम लोग भी ग्राफिकल तरीके से सीखो, और ग्राफ नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, मैं बताता हूं। वन वन है, अच्छा तुम बोल रहे हो, चलो पलक बोल रही है 1 1 है, इसका मतलब मेनी 1 तो होगा नहीं। अब ऑन टू है कि नहीं है? देखो कोई फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है ना, या 1 1 है कि नहीं है ना, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड है, डोमेन पे डिपेंड करता है कि अलग अलग डोमेन चेंज कर दोगे तो फंक्शन का नेचर चेंज हो जाएगा, ऐसा होता है। सुनो पहले मुझे ये बताओ कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये y इक्वल टू रूट एक्स हुआ ना, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा बताओ। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। वेरी गुड आदित्य, तुमको भी समझ में आ रहा है? देखो y इक्वल टू रूट एक्स ना, इसको स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये एक पैराबोलिक कर्व हो गया, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म हो गया, ऐसा होगा। बट यहाँ पे क्या है कि रूट एक्स है, मतलब ये जो y इक्वल टू रूट एक्स है ना, स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू, तो वी नो दैट कि ये रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y नेगेटिव होगा नहीं, y अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो इसका लोअर पार्ट नहीं हो सकता है, तो ये जो पोर्शन है ये नहीं हो सकता है। तो ये तुम्हारा y इक्वल टू रूट एक्स है। अब तुम देख लो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग बिल्कुल पास कर रहा है, तो 1 1 तो हो ही जाएगा। अब देखो इसका जो रेंज होगा ना, ये ऐसे चलता रहेगा, पूरा जाएगा जीरो से लेकर के, इसका जो रेंज देख रहे हो तुम, ग्राफ से देखो ना, रेंज आउटपुट ये जीरो से लेकर के ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक बिल्कुल जाएगा, मौत बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, है ना। तो इसका जो रेंज है ना वो क्या होगा,
वो जो रेंज होगा वो 0 से इंफिनिटी तक होगा। और ये फंक्शन कहां, देखो इधर कोडोमेन क्या है, ऑल आर प्लस। तो मतलब आर, मतलब ये आर प्लस कहने का मतलब ऐसा बोल दो ना कि मतलब इंक्लूडिंग जीरो समझो, इंक्लूडिंग जीरो लिख देता हूं इसमें। इसका मतलब यहां भी कोड डोमेन में भी 0 से इंफिनिटी है और रेंज भी 0 से इंफिनिटी है। इसका मतलब रेंज और कोड डोमेन इक्वल आ गया, तो मतलब ये ऑन टू हो गया। आया बात समझ में? यस। अब एक फंक्शन देता हूं, मुझे इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। बताओ। सर डोमेन 2 के अलावा सब कुछ हो सकता है। वेरी गुड। और रेंज? रियल, ऑल रियल नंबर्स। रेंज रेंज क्या होगा बताओ? जस्ट अ मिनट। नहीं, देखो मैं बताता हूं। डोमेन तो हम ये जानते हैं ना कि एक हमें ये चेक करना होता है कि x का कौन ऐसा वैल्यू है जिसमें फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू 2। मतलब जो डोमेन होगा वो 2 को छोड़ करके सब हो सकता है, क्योंकि बाद बाकी x के वैल्यू के लिए ना ये फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। रेंज निकालना है मुझे, तो ये तुम्हारा y इक्वल टू fx होता है। तो मुझे ये पता करना है कि ये तुम्हारा जो रेंज है ना, y का वैल्यू क्या हो सकता है। तो तुम क्या करो, देखो अभी ये y क्या है इन टर्म्स ऑफ x है, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x को इधर लो, तो ये y माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू ये 2y प्लस 3, इसको उधर ले गया, तो x इक्वल टू क्या हुआ 2y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1। अब तुम एक बात क्या है, हमने उल्टा कर दिया। अब ये पहले y इन टर्म्स ऑफ x था, अभी हमने x इन टर्म्स ऑफ y कर दिया। अब हमें ये पता करना है कि y के किस किस वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट नहीं करेगा या करेगा। तो साफ दिख रहा है कि y का वैल्यू कुछ भी डालो, x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही आएगा, एक्सेप्ट y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, y इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। आया बात समझ में? यस। Yes, sir. मिटा दो इसको, ये लिख रहे हो।
डन सर। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, एक फंक्शन है x रेज टू 12 माइनस x रेज टू 9 प्लस x रेज टू 4 माइनस x प्लस 1। फाइंड डोमेन। 1 मिनट टाइम दूंगा, या तो आंसर लाओ या अप्रोच बता दो। बताओ। करो साउंड कम करो। क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करोगे? 1 to infinity 1 to infinity। अच्छा आदित्य, तुम क्या बोल रहे हो? सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है। वेरी गुड। इसका आंसर होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बट कैसे? कैसे बोला? So each term in the bracket is greater than 0. ईच टर्म इन ब्रैकेट मतलब देखो, सबसे पहले ये है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कब? जब स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है, दैट हैज टू बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि x के किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो देखो इसमें एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे तुम इसको अगर अच्छे से सोचो तो, अगर मान लो तुम्हारा x 1 से बड़ा है, मान लो x अगर तुम्हारा 1 से बड़ा है, या इक्वलिटी भी लगा सकते हो, क्योंकि इक्वलिटी कर दोगे तो 1 - 1 0, 1 - 1 0 प्लस 1 पॉजिटिव होगा। अगर ये x 1 से बड़ा है तो देखो x रेज टू 9 कॉमन लो इन दोनों में से, तो x रेज टू 3 - 1 प्लस x कॉमन ले लो, x क्यूब माइनस 1 एंड प्लस 1। अब समझो x 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़े नंबर पे अगर पावर बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू और बढ़ता है। तो मतलब ये पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, और ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पूरा पॉजिटिव हो गया। यस, वेरी गुड। मतलब x अगर 1 से बड़ा हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है।
अब अगर मान लो x तुम्हारा 1 से लेकर के 0 के बीच में, 1 से लेकर के -1 के बीच में, क्योंकि अगर नंबर कोई -1 से 1 के बीच में होता है ना, तो उस पर अगर पावर बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू कम होता है, 1/2। उसका पावर 2 करो, 1/4 और छोटा होगा, 1/2 का पावर 3, 1/8 और छोटा होगा, लाइक दैट। तो उस केस में क्या होगा, हमको थोड़ा सा इसको अलग तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? इस केस में क्या करो, x⁴12 अलग करो और यहाँ पे इन दोनों को साथ करो एक बार में। तो x⁴4 कॉमन, तो 1 - x⁵5 और ये 1 - x1। अब एक बात देखो, ये तो पॉजिटिव, परफेक्ट, ये पॉजिटिव, परफेक्ट। x हमारा -1 से 1 के बीच में, पावर बढ़ा दिया तो उसका वैल्यू और छोटा हो जाएगा। तो ये भी, ये 1 से छोटा होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, सेटिस्फाइड। अब अगर x तुम्हारा -1 से छोटा, अगर -1 से छोटा होगा ना, तो आसान है, फिर तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखो ये केस तो एकदम आसान है, दिख रहा है। -1 से छोटा कोई नंबर ले लो, इवन नंबर ऑफ पावर, पॉजिटिव, ये ऑड पावर, तो नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव, और वो नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये इवन पावर पॉजिटिव बना देगा, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, तो >= 0 ही होगा। इसका मतलब ये सबके लिए डिफाइंड है, 1 से बड़ा हो, -1 से 1 के बीच में हो, या -1 छोटा है, इसका मतलब ऑल रियल वैल्यू, -∞ से +∞। ऐसे किया था आदित्य, या तो क्या हमारा था? तो ऐसे ही किया था। वेरी गुड। पलक प्रजापति, समझ में आया? यस सर। नोट करना है। बताना जब हो जाए एक सेकंड। वॉशिंग मशीन पर तो बिजली खाना के साथ दे कैसे करूँगी 2 अंडा खाएंगे, 2 अंडा लिख लियो। डन सर। हाँ, अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन तो मतलब टू फंक्शंस आर सेड टू बी आइडेंटिकल। Two functions, let's say f(x) and g(x) are said to be identical if first domain of f must be equal to domain of g। पहला चीज। अब एक बात और ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि जब भी किसी फंक्शन का डोमेन निकालना हो ना, तो उस फंक्शन को एज इट इज रहने दो, उसको मॉडिफाई मत करो, कुछ काटो नहीं, कुछ ऐड मत करो, क्योंकि डोमेन मतलब होता है कि हमें x का वो वैल्यू निकालना होता है जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे। अगर तो कुछ काट दोगे, कुछ लगा दोगे, तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। रेंज
सॉरी, जब रेंज निकालते हैं ना तब तुम मॉडिफाई कर दो, लेकिन डोमेन मत करना। सेकंड, range of f must be equal to range of g, and third, function has to be equal to each other। ये तीन बातें। अरे क्या हो गया हमको? तो दो फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन तभी कहलाएगा जब वो फंक्शन का दोनों का डोमेन सेम हो, दोनों का रेंज सेम हो और दोनों फंक्शन भी सेम हो। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं, fx x by x एंड gx इक्वल टू 1। मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल है? आर दे आइडेंटिकल? लगा दिमाग में ना? रूप तुम्हारे लेफ्ट में है, क्वेश्चन तुम्हारे राइट में है। बताओ। नो सर। नो क्यों? सर डोमेन डिफरेंट है। एक्स वो fx के लिए डोमेन 0 नहीं हो सकता है, जबकि उसके लिए वी कैन ऐड 0। वेरी गुड। क्यों? इसके लिए कुछ भी डोमेन होगा, x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है ये। बट यहाँ पे तुम अगर x को तो 0 रखोगे तो 0 बाय 0 कुछ नहीं होता है। ये लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तुम x को तो 0, इसका डोमेन नहीं है। इसका मतलब इसका डोमेन तो r हो गया, इसका डोमेन r माइनस 0 हुआ, तो डोमेन इक्वल नहीं हुआ। खत्म था। ये रूल लिखना है या मिटा दूं? क्या बोलना है? एक और भी खिलाओगी क्या मुझे? नहीं, बस एक दो काफी। बताना जब लिखा हो गया तो। वो बना देगा आपको। चले आगे, मिटाओ इसको। यस सर। Yes, sir. अब इसी पे एक फंक्शन लेता हूं, log x स्क्वायर बेस ई। दूसरा फंक्शन है 2 log mod x बेस ई। क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है? बताओ। एक मिनट का टाइम देता हूं। सॉल्व करो, एक जन आता हूं।
बोलो क्या हुआ, हुआ? टाइगर वो रोबोट जैसे बोल रहा है। So is it non-identical? It is non-identical. Why so? पहले बताओ इसका डोमेन बताओ। बताओ इसका डोमेन बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऑल रियल वैल्यू। क्यों? देखो जब भी लॉग डिफाइन करते हैं ना, लॉग ए बेस बी, तो लॉग कब डिफाइन होता है? जिसका लॉग ले रहे हो दैट हैज टू बी पॉजिटिव, जो बेस में है दैट हैज आल्सो टू बी पॉजिटिव, एंड बेस कांट बी इक्वल टू 1। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, अगर तुम यहाँ पे एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी लेते हो ना, उसका स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हमेशा डिफाइंड होगा, राइट? तो इसका डोमेन आर हो गया। इसका डोमेन बताओ, ये भी आर होगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस लगा है। अगर एक्स तुम नेगेटिव भी लेते हो ना, तो नेगेटिव का मॉडुलस पॉजिटिव। ये मैंने नहीं, सॉरी, मैं एक कंडीशन डाल देता हूं। यहाँ पे जो इसका डोमेन होगा ना, एक्सेप्ट 0 होगा, क्योंकि 0 भी अनडिफाइंड है ना। इसका डोमेन ये, क्योंकि 0 डाल दोगे ना तो log 0 अनडिफाइंड, log 0 अनडिफाइंड, तो 0 छोड़ दो। तो डोमेन इसका r-0, इसका भी डोमेन r-0, तो डोमेन सेम हो गया। अब अगर डोमेन सेम हो गया तो हो गया ना, दोनों फंक्शन तो सेम ही है, रेंज भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम ही है ना। इसको देखो, ये तुम्हारा जो भी है, इस gx को देखो, तो gx क्या बन जाएगा? ये 2 log का प्रॉपर्टी ये कहता है ना कि ऊपर चला जाएगा, तो log mod ऑफ x का होल स्क्वायर और बेस ही। अब mod x पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हुआ, या तुम इसको mod x को सिंपल हटा दो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो गया। इसका मतलब ये और ये सेम फंक्शन है, रेंज सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। यस, दे आर आइडेंटिकल। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आज इतना ही रखते हैं, बच्चे भी नहीं है ज्यादा। तुम लोग अपना अपना जो फीडबैक है वो सुमित सर से शेयर कर देना, कैसा लगा तुम लोग को, मोहम्मद सर ने कैसा पढ़ाया मैथ, ठीक है? और बच्चे भी आएंगे तो फिर और आगे देखेंगे, ठीक है? Yes, sir. बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू।